तो जैसा मैंने शुरू में आपसे कहा था कि हम मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ये हमारा फाइनल टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसे हम कह रहे हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन या एंडोक्राइन सिस्टम। हम देख रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। इसके लिए मैं थोड़ा सा रिवाइज आपको कराता हूँ कि हार्मोन्स को हमने दो बेसिक ग्रुप में डिवाइड किया। हमने ये कहा एक में तो बड़े प्रोटीन्स आ गए, सारे प्रोटीन्स आ गए, पेप्टाइड्स आ गए छोटे छोटे, और मॉडिफाइड अमीनो एसिड आ गए विद दी एक्सेप्शन ऑफ द थायराइड हार्मोन थायरॉक्सिन। आपको याद आ रहा है, मैंने पहले इसमें आपको ये पढ़ाया था। नंबर 2 हमने कहा कि दूसरे ग्रुप के हार्मोन्स कौन से हैं, स्टीरॉइड्स हैं। और हमने ये कहा था कि ये जो फर्स्ट ग्रुप ऑफ हार्मोन्स हैं ये बेसिकली एक्ट करते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज वाया सेकंड मैसेंजर्स। ये किसके थ्रू एक्ट करते हैं, वाया सेकंड मैसेंजर। इसकी वजह हमने ये कहा था कि ये जो हार्मोन्स हैं ये लिपिड सॉल्युबल नहीं है। ये जब लिपिड सॉल्युबल नहीं है तो ये मेम्ब्रेन्स को क्या नहीं कर सकते हैं, क्रॉस नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इनका रिसेप्टर कहाँ पर होता है, सरफेस पर, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स को क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। इन हार्मोन्स को हमने ये देखा था कि ये लिपिड सॉल्युबल है और ये कहाँ घुस जाते हैं, साइटोप्लाज्म में। इनके रिसेप्टर कहाँ थे, साइटोप्लाज्म में। और फिर हमने देखा था कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये डीएनए को कैसे मॉड्यूलेट करता है। थायरॉक्सिन के बारे में हमने कहा था कि इस ग्रुप के होने के बावजूद लिपिड सॉल्युबल है और ये कहाँ एंटर कर जाता है, सीधा न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस में जाकर के इसका रिसेप्टर होता है और न्यूक्लियर रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद में जो कॉम्बिनेशन है वो बाइंड करता है डीएनए, और डीएनए की एक्टिविटी को क्या करता है, रेगुलेट करता है। सो ये नट शेल में मैंने आपको रिवाइज कराया जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था। सो अब हम इसका थोड़ा सा डिटेल देखते हैं कि ये हार्मोन एक्शंस ऐसे कैसे होते हैं और ये कैसे हो सकता है कि हार्मोन, जिसको हमने डेफिनेशन में ये कहा था कि बहुत ट्रेस अमाउंट्स में सिक्रीट होते हैं, वो इतना ज़्यादा असर पूरी बॉडी में वाइड स्प्रेड कैसे कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग प्रोसेस दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दीज टू ब्रॉड ग्रुप्स ऑफ हार्मोन्स ऑन देयर रिस्पेक्टिव टारगेट सेल्स। सो मैं बात करूंगा सबसे पहले उन हार्मोन्स की जो कि बाइंड करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स पे, या बल्कि मुझे ये कहना चाहिए एक्स्ट्रा सेलुलर की जगह मुझे वर्ड ये कहना चाहिए किस पर एक्ट करते हैं, सरफेस रिसेप्टर्स पर एक्ट करते हैं। सो एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर कह दिया या क्या कह दिया, सरफेस रिसेप्टर। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर की तरफ, इसका मतलब बेसिकली ये कहाँ होते हैं, सेल के सरफेस पे होते हैं। और आप जानते हैं हर सेल के चारों तरफ एक फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर होती है। सो एवरी सेल हैज़ अ फॉस्फोलिपिड बाई लेयर सराउंडिंग इट। और उसके भी आपको पता है कि द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज basically because of lipids, while the functions are carried out by the proteins, and one of the important function of the proteins on the plasma membrane would be that they can act as receptors. और जिन हार्मोन्स की हम बात कर रहे हैं वो हार्मोन्स लिपिड सॉल्युबल नहीं है। लिपिड सॉल्युबल नहीं है इसका मतलब they cannot cross the membrane and therefore they are binding to, जो हमने कहा, अपने किसके ऊपर, सरफेस या एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स पे बाइंड करेंगे। और फर्स्ट मैसेंजर हमेशा हार्मोन होता है। हार्मोन सेल तक क्या लेके आया है, मैसेज, और उसके बाद में जो सेकंड मैसेंजर बनेगा जो हमने देखा था वो अल्टीमेटली एक्शन करेगा। क्योंकि सेकंड मैसेंजर एक्शन करता है तो फर्स्ट मैसेंजर वो हुआ जो मैसेज को सेल तक लेके आता है, और इसको हमने कहा हार्मोन। सो हम ये देख रहे हैं कि ये हार्मोन किस तरह से एक्ट करते हैं, और मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं इंसुलिन का। So let me take the example of insulin and let us see कि how insulin actually acts on its receptor. So इसके लिए मैं आपको ये दिखाता हूँ, एक डायग्राम आप देखिए। So अगर हम इस डायग्राम को देखें, so ये इंसुलिन का रिसेप्टर है। So this is the receptor of, this is an extracellular receptor as you can see. So हम ये कह रहे हैं सरफेस के ऊपर है, ये आप देख रहे हैं फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर है जिसे मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा है, और ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये इंसुलिन का रिसेप्टर है। और इस इंसुलिन के रिसेप्टर की दो सब यूनिट देखिए, एक तो येलो कलर में, इनको हम कहते हैं अल्फा सब यूनिट्स, और दो आप देखिए नीले कलर में, इनको हम कहते हैं बीटा सब यूनिट्स। और बीटा सब यूनिट आप देखिए कि ये बेसिकली एक एंजाइम भी है, और इस एंजाइम को हम कहते हैं टायरोसिन काइनेस। इस एंजाइम को हम क्या कहते हैं, टायरोसिन काइनेस। तो मतलब ये होगा कि इंसुलिन जब आएगा तो वो इसके
थ्रू नहीं जा पाएगा, आकर के कहां पर अटैच होगा, इस जगह पर अटैच होगा। ये वो रिसेप्टर्स की अल्फा सब यूनिट है जिसके ऊपर इंसुलिन के मॉलिक्यूल्स आकर के अटैच होंगे। दे विल नॉट बी एबल टू एंटर इनटू द सेल बिकॉज इंसुलिन इज नॉट लिपिड सोल्यूबल। सो अगर हम मैकेनिज्म, अगर मोड ऑफ एक्शन देख रहे हैं इंसुलिन का, तो पहली चीज तो उसमें यह हो गई बाइंडिंग टू सरफेस रिसेप्टर्स। पहला स्टेप हार्मोन एक्शन का, जो फर्स्ट ग्रुप का हार्मोन ये हुआ कि वो अपने सरफेस रिसेप्टर्स को बाइंड करेगा। हमने देखा कि उसमें अल्फा और बीटा, 2 अल्फा और 2 बीटा सब यूनिट्स हैं किसके रिसेप्टर में, इंसुलिन के रिसेप्टर्स में। और अगर मैं एक रफ डायग्राम बनाऊं तो ये मैंने कहा अल्फा सब यूनिट्स हैं और ये मैंने कहा कैसी सब यूनिट्स हैं, बीटा सब यूनिट्स हैं नीचे की तरफ। तो ऊपर वाली अल्फा सब यूनिट्स, इसके ऊपर वो जगह होगी जहां पर इंसुलिन आकर के क्या करेगा, बाइंड करेगा। सो ये इंसुलिन मॉलिक्यूल आया और ये आकर के अपने रिसेप्टर्स पे बाइंड कर गया। जैसा हम जानते हैं कि ये लिपिड सॉल्यूबल नहीं है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या नहीं कर पाएगा, डिफ्यूज नहीं कर पाएगा। तो पहला स्टेप तो ये हो गया कि इंसुलिन कम्स एंड बाइंड्स टू एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस रिसेप्टर्स। अब इसने बाइंड किया किसको, इंसुलिन ने बाइंड किया सबसे पहले अल्फा सब यूनिट को। यह अल्फा सब यूनिट बाहर प्रोजेक्ट कर रही है, इसको इंसुलिन ने बाइंड किया। इसकी वजह से जो बीटा सब यूनिट है वो एक्टिवेट हो गई। द बीटा सब यूनिट गेट्स एक्टिवेटेड। सो प्लीज अंडरस्टैंड इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो बीटा सब यूनिट है वो क्या हो गई है, एक्टिवेट हो गई है। और मैं आपको बता चुका हूं कि ये बीटा सब यूनिट एक्चुअली एक एंजाइम है। इस एंजाइम का नाम हमने कहा है टायरोसिन काइनेस। और काइनेस शब्द मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फॉस्फोराइलेशन में ये फैमिली ऑफ एंजाइम इस्तेमाल होती है। तो ये यहां पर जो प्रोटीन होगा उसमें जो भी टायरोसिन रेजिड्यूज होंगे उसमें फॉस्फेट ऐड करेगा, उनको फॉस्फोराइलेट करेगा। सो प्लीज अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूं, इंसुलिन आया, आकर के अपने सरफेस रिसेप्टर को बाइंड किया अल्फा सब यूनिट को। अल्फा सब यूनिट की बाइंडिंग की वजह से बेसिकली बीटा सब यूनिट क्या हो गई, एक्टिवेट हो गई। और बीटा सब यूनिट क्योंकि एक एंजाइम है, इस एंजाइम का नाम क्या है, टायरोसिन काइनेस। यहां पर जो टायरोसिन अमीनो एसिड रेजिड्यूज थे उसको उसने फॉस्फोराइलेट करना शुरू किया और इस फॉस्फोराइलेशन की वजह से इस मेम्ब्रेन में एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन एक्टिवेट हो गया जिसे हम कहते हैं जी प्रोटीन, जिसे हम कहते हैं जी प्रोटीन। बहुत सारे एंजाइम्स की मीडिएशन इस प्रोटीन की वजह से होती है। इस प्रोटीन को हमने क्या कहा है, जी प्रोटीन। सो बेसिकली ये किसको एक्टिवेट कर दिया, इसने जी प्रोटीन को। तो अब तक हुआ क्या है कि हार्मोन आया, अल्फा सब यूनिट को बाइंड किया, इस बाइंडिंग की वजह से बीटा सब यूनिट एक्टिवेट हुई, टायरोसिन काइनेस ने इसमें टायरोसिन रेजिड्यूज को फॉस्फोराइलेट किया और उसकी वजह से ये जो जी प्रोटीन है वो क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। अब ये जी प्रोटीन इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ एंजाइम्स को, कुछ दूसरे प्रोटीन्स को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। सो मैं एक डायग्राम की मदद से आपको दिखाता हूं कि एक्चुअली जब ये जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेगा। सो सबसे पहले हमने ये देखा कि उस फॉस्फोराइलेशन की वजह से जी प्रोटीन क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। अब ये जी प्रोटीन एक्टिवेट करेगा इस एंजाइम को। इस एंजाइम का नाम है फॉस्फोडाइएस्टरेज। ये फिर प्रोटीन होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और ये फॉस्फोडाइएस्टरेज कन्वर्ट करेगा इस कंपाउंड को, जिस कंपाउंड को हम कह रहे हैं पिप 2। पिप 2 का मतलब हो गया फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल बाइफॉस्फेट और इसको कन्वर्ट करेगा IP3 और डाइएसाइल ग्लिसरॉल में। सो प्लीज अंडरस्टैंड। सो हमने ये कहा कि ये जो जी प्रोटीन एक्टिवेट हुआ है इसने किसको एक्टिवेट किया है, फॉस्फोडाइएस्टरेज को। और फॉस्फोडाइएस्टरेज ने पहले से ही प्रेजेंट फॉस्फिप 2 को किसमें कन्वर्ट किया है, IP3 और डाइएसाइल ग्लिसरॉल में। मैं इस डायग्राम पे दोबारा आऊंगा। सो आगे की बात समझते हैं कि ये जो जी प्रोटीन है इसने एक्टिवेट किया है एक एंजाइम को। इस एंजाइम का नाम है फॉस्फोडाइएस्टरेज। इस एंजाइम का नाम क्या है, फॉस्फोडाइएस्टरेज। और ये जो फॉस्फोडाइएस्टरेज है इट विल कन्वर्ट फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल बाइफॉस्फेट 4,5 बाइफॉस्फेट। इस कंपाउंड को हम कहते हैं पिप 2। इसको कन्वर्ट करेगा दो कंपाउंड्स में, एक को मैं कह रहा हूं इनोसिटोल 3 फॉस्फेट या IP3 और दूसरे को मैं कह रहा हूं डाइएसाइल ग्लिसरॉल। सो दैट मींस ये जो जी प्रोटीन एक्टिवेट हुआ इसने एक्टिवेट किया इस एंजाइम को। इस एंजाइम का नाम है फॉस्फोडाइएस्टरेज और फॉस्फोडाइएस्टरेज ने इस मेम्ब्रेन में कन्वर्ट किया फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल बाइफॉस्फेट को इनोसिटोल 3 फॉस्फेट और डाइएसाइल ग्लिसरॉल। इन दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है। ये वाटर सॉल्यूबल है, ये वाटर सॉल्यूबल नहीं है। सो अब हम ये देख रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या बन गया है, IP3 और डाइएसाइल ग्लिसरॉल। आगे हम देखते हैं कि ये IP3 और डाइएसाइल ग्लिसरॉल एक्चुअली क्या करते हैं। सो अगर आप बड़े ध्यान से देखें, जैसा मैंने आपको बताया था कि जो IP3 है वो वाटर सॉल्यूबल है,
IP3 अगर वाटर सॉल्यूबल है तो आप क्या देखेंगे कि ये डिफ्यूज कर जाएगा साइटोप्लाज्म में, और डिफ्यूज करके कहाँ पहुंचेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या रिलीज करेगा, कैल्शियम, और ये कैल्शियम क्या करेगा, एक्शन करेगा। इधर देखिए दूसरी चीज कि ये जो डाईएसाइल ग्लिसरॉल है ये मेम्ब्रेन में ही रह जाता है, और ये एक्टिवेट करेगा एक एंजाइम को जिसका नाम है प्रोटीन काइनेस। प्रोटीन काइनेस बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा, जैसे पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस, और पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस क्या करेगा, एक्शन करेगा। इस पर्टिकुलर चीज में आप ये देखिए कि मैं आपको 3 बहुत इंपॉर्टेंट सेकंड मैसेंजर्स दिखा रहा हूं। एक है इनोसिटोल फॉस्फेट, दूसरा है डाईएसाइल ग्लिसरॉल, और तीसरा है कैल्शियम। ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट सेकंड मैसेंजर्स यहां पर इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो कि वो एक्शन करेंगे जो कि बेसिकली एस्क्राइब होते हैं किसको, इंसुलिन को एस्क्राइब होते हैं। सो अगर हम इसको आगे देखें तो हम ये देखते हैं कि ये जो इनोसिटोल फॉस्फेट है, ये मैंने आपको बताया ये कैसा है, वाटर सॉल्यूबल है। ये डिफ्यूज करके कहाँ पहुंचा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या रिलीज किया, कैल्शियम, और कैल्शियम मीडिएटेड एक्शंस किसकी वजह से हुए, इस कैल्शियम की वजह से हुए। सो एक तो ये IP3 और दूसरा कैल्शियम, ये क्या बन गए हैं, सेकेंड मैसेंजर। डाईएसाइल ग्लिसरॉल किस में रहा, डाईएसाइल ग्लिसरॉल किस में रहा, मेम्ब्रेन में रहा। इसने करा पायरुवेट काइनेस को स्टिमुलेट किया, और इसने और एंजाइम्स को, दूसरे एंजाइम्स को स्टिमुलेट किया, और ये दूसरे एंजाइम्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होगा पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस, और पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस जैसे एंजाइम्स फिर अपने क्या करेंगे, एक्शन करेंगे। तो ये डाईएसाइल ग्लिसरॉल भी क्या हो गया है, सेकेंड मैसेंजर हो गया है। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट ग्रुप ऑफ हार्मोन्स हैं, ये जो फर्स्ट ग्रुप ऑफ हार्मोन्स हैं, ये बेसिकली किसके थ्रू एक्ट करते हैं, सेकेंड मैसेंजर के थ्रू एक्ट करते हैं। और ये जो सेकेंड मैसेंजर है सेल में बनता है, तब बनता है जब हार्मोन जो कि फर्स्ट मैसेंजर है अपना सिग्नल कहां तक लेके आता है, सेल तक लेके आता है। सो बेसिकली आपने ये देखा कि सबसे पहले बाइंडिंग हुई, बाइंडिंग होने के बाद में आपने नंबर 2 स्टेप देखा, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज सेकेंड मैसेंजर्स। सेकेंड मैसेंजर्स की फॉर्मेशन हुई, और सेकेंड मैसेंजर्स आपने देखा कि क्या कर रहे हैं, असर कर रहे हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे एक बार दोबारा देख लेना चाहिए कि इंसुलिन कैसे एक्ट करता है। इंसुलिन आया, अपने सरफेस रिसेप्टर पे, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर के अल्फा सब यूनिट को बाइंड किया, उसने एक्टिवेट किया बीटा सब यूनिट को। बीटा सब यूनिट ने जो यहाँ टायरोसिन रेजिड्यूज थे उसमें फॉस्फोराइलेशन किया, इसकी वजह से एक्टिवेट हुआ जी प्रोटीन। जी प्रोटीन ने एक्टिवेट किया फॉस्फोडाइएस्टरेज को, फॉस्फोडाइएस्टरेज ने PIP2 को कन्वर्ट किया IP3 और डाईएसाइल ग्लिसरॉल में, जो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, सेकेंड मैसेंजर्स हैं। IP3 क्या है, वाटर सॉल्यूबल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक गया, और एक और सेकेंड मैसेंजर रिलीज हुआ कैल्शियम, और इसकी वजह से क्या हुए, एक्शंस हुए। डाईएसाइल ग्लिसरॉल मेम्ब्रेन में ही रहा, पायरुवेट काइनेस ने बाकी एंजाइम्स को क्या किया, स्टिमुलेट किया, जैसे फॉर एग्जांपल पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस, और उसकी वजह से क्या हुए, एक्शंस हुए। और इस तरह से इंसुलिन के एक्शन मीडिएट हुए हैं इन सेकेंड मैसेंजर से। अब हम देखते हैं कि कुछ और भी सेकेंड मैसेंजर्स हैं क्या। सो सम अदर इंपॉर्टेंट सेकेंड मैसेंजर्स आर साइक्लिक AMP, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, सेकेंड मैसेंजर है। एक और सेकेंड मैसेंजर हम देखेंगे साइक्लिक GMP, साइक्लिक ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, इधर आप देख चुके हैं IP3, चौथा आप देख चुके हैं डाईएसाइल ग्लिसरॉल, पांचवा आप देख चुके हैं कैल्शियम, और एक और देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है। So nitric oxide is a second messenger, a very important second messenger in the human body, and by nature it is a gas and it is a very important vasodilator. So जो मेल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है उसके लिए जो ड्रग यूज होती है वियाग्रा, उसमें भी बेसिकली नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है। सो बेसिकली ये नाइट्रिक ऑक्साइड एक्चुअली क्या है, वेजोडाइलेटर है। सो सम वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड मैसेंजर साइक्लिक AMP, साइक्लिक GMP, IP3, डाईएसाइल ग्लिसरॉल, कैल्शियम एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। सो एक बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है, इंसुलिन का एक्शन क्या है। तो तीसरी चीज हम ये देखेंगे, पहला तो ये हुआ बाइंडिंग ऑफ सरफेस रिसेप्टर। याद रखिए हम बात कर रहे हैं पहले ग्रुप ऑफ हार्मोन्स विद द एक्सेप्शन ऑफ थायरोक्सिन। अब हम बात कर रहे हैं पहले ही बात हमने करी सरफेस रिसेप्टर को बाइंड करना, दूसरा हमने कहा इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सेकंड मैसेंजर। और कई बारी क्या होता है, जैसा मैंने आपसे कहा था कि हार्मोन्स बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, मैंने आपसे कहा था दे आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट्स, फिर भी इतना सारा एक्शन कैसे कर देते हैं। सो इसका मतलब वी विल लुक एट अ वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ द हार्मोन्स व्हिच इज कॉल्ड एज एम्प्लीफिकेशन ऑफ देयर सिग्नल्स।
सो हम ये देख रहे हैं कि इनका सिग्नल कैसे एम्पलीफाई होता है। सो मैं इस सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। इस डायग्राम को आप देखिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि बेसिकली ये सिग्नल एम्पलीफाई कैसे होता है। मान लीजिए अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर हार्मोन की, और ये हार्मोन है एपिनेफ्रिन, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर भी है, जिसे आप एड्रिनलिन के नाम से भी जानते हैं। सो आपने ये देखा कि वो अपने रिसेप्टर से बाइंड किया, रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद में जैसा आपने इंसुलिन की उसमें देखा था, क्या एक्टिवेट हो गया, जी प्रोटीन एक्टिवेट हो गया। इसका मतलब एक मॉलिक्यूल क्या एक्टिवेट हो गया, जी प्रोटीन। ये जी प्रोटीन किसको कन्वर्ट करेगा, ये एक्टिव हो जाएगा जी प्रोटीन, तो इसका मतलब इतने मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट हो गए। ये कन्वर्ट करेगा एडिनाइल साइक्लेस को एक्टिवेट करेगा, और ये एडिनाइल साइक्लेस बड़े ध्यान से याद रखिएगा, ये एटीपी को कन्वर्ट करता है साइक्लिक एएमपी में। ये बन गया सेकंड मैसेंजर। अब तक ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए हैं, 10 टू द पावर 4 हो गए हैं। ये एक्टिवेट करेगा प्रोटीन काइनेस ए को, और प्रोटीन काइनेस एक्टिवेट करेगा फॉस्फोराइलेज काइनेस को, फॉस्फोराइलेज काइनेस करेगा ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को, और उसकी वजह से ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में। ये आप देख रहे हैं कि ग्लाइकोजीनोलाइसिस हो रही है, जिसकी मदद से एपिनेफ्रिन क्या कर रहा है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, इंक्रीज। सो प्लीज ये समझिए कि ये जो है बेसिकली एपिनेफ्रिन अपने रिसेप्टर से बाइंड किया, जिसकी वजह से जी प्रोटीन, जैसा मैंने आपसे कहा था कि कई उनमें कौन इन्वॉल्व होता है, जी प्रोटीन एक्टिवेट हो गया। जी प्रोटीन एक्टिवेट होकर के एडिनाइलेट साइक्लेस ने एटीपी को कन्वर्ट किया है साइक्लिक एएमपी में। ये क्या बन गया है, सेकंड मैसेंजर, और ये सेकंड मैसेंजर प्रोटीन काइनेस ए और अदर एंजाइम्स, एंड देन द ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू glucose 1 phosphate which will be converted into glucose etc, and then you can see that every step you can see the number of molecules is increasing। तो यहाँ पर जो एक मॉलिक्यूल बना था, यहाँ पर आप देखिए 10 टू द पावर 8 मॉलिक्यूल्स क्या हो गए हैं, बन गए हैं। सो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये जो एंजाइम्स के एक्शन, ये जो हार्मोन्स के एक्शन है, ये अंडरगो ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एम्प्लीफिकेशन, एंड बेसिकली दे वर्क इन अ कैस्केड में एक स्टेप पे दूसरा स्टेप डिपेंडेंट होता है, लेकिन हर बारी रिस्पॉन्स क्या होता चला जाता है, ऑगमेंट होता चला जाता है। सो लास्ट मोमेंट तक आते आते रिस्पॉन्स काफ़ी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इस तरह के इंटरडिपेंडेंट पाथवे को हम क्या कहते हैं, कैस्केड कहते हैं। सो हमने देखा कि एपिनेफ्रिन ने आकर के अल्टीमेटली अपने रिसेप्टर पे बाइंड किया, तो हमने इस डायग्राम में ऐसे देखा था कि एपिनेफ्रिन ने आकर के अपने किसको बाइंड किया, रिसेप्टर को, क्योंकि ये भी लिपिड सॉल्युबल नहीं है तो रिसेप्टर सरफेस पे ही होना चाहिए। अल्टीमेटली ये जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर है, जिसकी वजह से हमने क्या देखा था कि जी प्रोटीन क्या हो गया था, एक्टिवेट हो गया था। जी प्रोटीन एक्टिवेट होने की वजह से हमने लास्ट में बीच में देखा था कि एडिनाइलेट साइक्लेस, ये एंजाइम क्या हो गया था, एक्टिवेट हो गया था, और इसने एटीपी को कन्वर्ट किया था किसमें, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में। और ये साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट विल लीड टू द एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन काइनेस ए, फॉर एग्जांपल दिस विल लीड टू द एक्टिवेशन ऑफ द वेरियस फॉस्फोराइलेसेस, एंड वन ऑफ द फॉस्फोराइलेसेस विल लीड टू द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। और हर स्टेप पे रिस्पॉन्स क्या होता जाएगा, ऑगमेंट होता जाएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिक्रूट होने वाले क्या होते जाएंगे, ट्रिमेंडसली क्या होते जाएंगे, इंक्रीज। इसीलिए थोड़ा सा हार्मोन भी बहुत सारा क्या कर सकता है, असर कर सकता है। सो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन में हमने तीसरी चीज देख ली, एम्प्लीफिकेशन ऑफ सिग्नल। अब तक हम देख चुके हैं बाइंडिंग, फिर हम देख चुके हैं फॉर्मेशन ऑफ सेकंड मैसेंजर, हम ये देख चुके हैं कौन कौन से सेकंड मैसेंजर्स होते हैं, और तीसरी चीज हम देख चुके हैं कि ये सिग्नल्स को कैसे एम्प्लीफाई करते हैं। चौथी चीज देखिए कि ये एंटागोनिस्ट रिएक्शंस कैसे होते हैं, सो अपोजिट रिएक्शंस कैसे होते हैं। मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि हार्ट में, अगर आप देखें हार्ट में अगर एड्रिनलिन आता है तो हार्ट रेट क्या होता है, इंक्रीज। हार्ट रेट क्या होता है, इंक्रीज होता है हार्ट रेट। सो दिस इज अ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में हम देख चुके हैं कि जब भी हार्ट में क्या रिलीज होगा, एड्रिनलिन, तो हार्ट रेट क्या होगा, इंक्रीज। लेकिन अगर एसिटाइल को एंजाइम में एसिटाइल कोलिन आएगा, सो हार्ट रेट क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये दोनों अपोजिट इफेक्ट्स हैं, एंटागोनिस्ट इफेक्ट है। सो हम ये देख रहे हैं दो हार्मोन्स एक दूसरे के, एक ही ऑर्गन पे एक्ट करके एक दूसरे से अपोजिट असर कैसे कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि जब एड्रिनलिन आता है तो अभी हमने देखा क्या बनता है, साइक्लिक एएमपी, इसके एक्शंस अलग हैं, और एसिटाइल कोलिन आता है तो ये बनता है साइक्लिक जीएमपी, इसके एक्शंस अलग है। तो इसका मतलब दोनों हार्मोन्स की वजह से डिफरेंट क्लास ऑफ क्या बने हैं, सेकंड मैसेंजर्स बने हैं। इसी की वजह से इन दोनों का सेम टारगेट ऑर्गन पे असर कैसा है, अलग है, बिल्कुल एक दूसरे से क्या है, अलग है। इसको आपने क्या कहा है, एंटागोनिज्म। और जब मैं आपको इंसुलिन पढ़ा रहा था तो मैंने एक और बात कहा था, सिनर्जिज्म। हार्मोन्स के बीच में सिनर्जिज्म भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि दोनों मिलकर के एक एक्शन को एडिक्वेटली परफॉर्म करते हैं। और हमने देखा था कि ग्रोथ
ग्रोथ हार्मोन जिसको ग्रोथ के लिए प्रोटीन चाहिए और प्रोटीन बनाने के लिए जो अमीनो एसिड का अपटेक है सेल में वो फैसिलिटेट कौन करता है? इंसुलिन। इसीलिए इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन का हमने देखा था कि सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है किसके ऊपर? ग्रोथ के ऊपर। सो हार्मोन एक्शंस में हमने देख लिया कि बाइंडिंग टू सरफेस रिसेप्टर, नंबर 2 हमने देख लिया कि सेकंड मैसेंजर फॉर्मेशन, नंबर 3 हमने देख लिया एम्प्लीफिकेशन ऑफ सिग्नल कैसे कैस्केड में काम करता है, एंटागोनिज्म किसे कहते हैं और सिनर्जिज्म किसे कहते हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द ग्रुप 1 हार्मोन्स व्हिच आर लिपिड, नॉट soluble in lipid and therefore they act via second messenger. सो मैं एक पासिंग रिमार्क थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको ये पहले पढ़ा चुका हूं। दूसरे ग्रुप ऑफ हार्मोन्स की बात करेंगे जिसमें स्टीरॉयड और थायरॉक्सिन आएगा। आप जानते हैं ये हार्मोन्स लिपिड सॉल्युबल हैं और जैसा मैंने आपको बताया था कि जो स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं उनका रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में होता है और स्टीरॉयड हार्मोन डिफ्यूज करके कहां पहुंच जाता है? सेल के अंदर। एंड दिस कॉम्बिनेशन गोज थ्रू द न्यूक्लियर पोर इफ यू रिमेंबर इनटू द न्यूक्लियस एंड विल मॉड्यूलेट द एक्टिविटी ऑफ द जीन्स बाय बाइंडिंग टू डीएनए। ये स्टीरॉयड हार्मोन्स थे। स्टीरॉयड हार्मोन्स लिपिड सॉल्युबल थे, ये क्रॉस कर गए थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, इनका रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में था, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर से बाइंड करके ये न्यूक्लियर पोर से कहां चले गए थे? न्यूक्लियस में, और जाकर के इन्होंने बाइंड किया था किसको? डीएनए को, और जीन एक्टिविटी को मॉड्यूलेट किया था। थायरॉक्सिन में हमने ये कहा था कि उसके रिसेप्टर सीधा कहां पर है? न्यूक्लियोप्लाज्म में है, और ये रिसेप्टर और हार्मोन कॉम्प्लेक्स फिर जाकर के किसको स्टिमुलेट करेगा? किसको जाकर के बाइंड करेगा? डीएनए को, और जीन एक्सप्रेशन को क्या करेगा? मॉड्यूलेट करेगा। सो इस तरह से ये दोनों ग्रुप के हार्मोन्स क्या करते हैं? अपने टारगेट सेल्स पर एक्ट करते हैं। आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू गो थ्रू दीज लेक्चर्स अगेन एंड अगेन, रीड योर टेक्स्ट बुक अगेन एंड अगेन, बिकॉज डू एक्सपेक्ट more than one question in every medical entrance exam from the endocrine system.